हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मृदा अभिक्रियाओं की, किस प्रकार से मृदाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है और मृदा अभिक्रियाओं का प्रभाव जो है वो मृदा पर किस प्रकार से पड़ता है, वो भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मृदा अभिक्रिया को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभिक्रिया एक यहाँ पर शब्द आया है। इस अभिक्रिया शब्द का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका, तो हम देख लेते हैं कि कोई जब रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जैसे रिएक्टेंट हम ले लेते हैं ए और रिएक्टेंट हम लेते हैं बी, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जब ये अभिकारक क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लास्ट में क्या बनाते हैं, ये उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। जैसे अभिकारक ए और बी जो है एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करेंगे और ये अभिक्रिया करके उत्पाद D+C बनाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो मृदाओं में संपन्न होंगी वो उन अभिक्रियाओं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से मृदाओं में रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि मृदा अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे मृदा अभिक्रिया से हमारा क्या तात्पर्य है, तो देखिए मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा विलयन की अम्लता और क्षारीयता तथा उसकी उदासीनता से होता है। यहाँ पर जो मृदा अभिक्रिया होगी उसे हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि मृदा कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है और कितनी वो उदासीन होती है। अम्लीय आयंस जो है यहाँ पे अम्लीय आयंस होंगे H+ HNO3- और SO4 2- यहाँ पे अम्लीय आयंस होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये आयन याद करने पड़ेंगे क्योंकि बार बार में इनकी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको आप याद कर लीजिएगा कि अम्लीय आयन कौन कौन से होते हैं। एक तो H+ आयन होते हैं, एक HNO3- आयन होता है और SO4 2- आयन इसमें अम्लीय आयन कहलाते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास में क्षारीय आयन, जिसके अंदर होते हैं आप लोगों के OH- Ca2+ Bag+2 और Na+ और K+ जो आयन होते हैं ये हमारे कैसे आयन होते हैं, क्षारीय आयन ये होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसमें मृदा pH। अब मृदा pH क्या होती है उसके बारे में भी अब अध्ययन करेंगे कि क्या नाम से pH जो है ये अम्लीयता, उदासीन और क्षारीयता, ये 3 मात्राओं को ज्ञात करने के लिए pH का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मृदा pH के बारे में हम देखते हैं कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है। क्या हम जानते हैं कि जो अपने डिस्टिल वाटर होता है या जिसे हम कहते हैं शुद्ध जल होता है, जिस मतलब जिसे भाप आसवन द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है वो शुद्ध जल होता है। तो इसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आयन्स होते हैं, जैसे अब आयन कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन हो गए हमारे पास में, Na+ आयन हो गए, या और भी दूसरे आयन्स पानी के अंदर मिले हुए होंगे, पोटेशियम आयन भी मिले हुए रहते हैं। तो इन आयनों की वजह से जो हमारा साधारण जो जल है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। परंतु शुद्ध जल के अंदर ये आयन नहीं पाए जाते हैं और इसी कारण से ये जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और विद्युत के कुचालक होने के कारण साधारण ताप पर इसका विघटन अल्प मात्रा में होता है। मतलब साधारण ताप पर इसका विघटन नहीं होता है और होता भी है तो बहुत थोड़ा होता है। तो किस प्रकार से जल का यहाँ पे विघटन होगा वो देख लेते हैं कि H2O जो हमारा सूत्र है वो किसका है, हमारे जल का सूत्र हमेशा होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी जल का क्या नाम से विभाजन होता है तो जल के विभाजन से H+ आयन और OH- आयनों में ये विभक्त हमेशा होता है। तो इसी से हमारे pH का मान ज्ञात हमेशा होगा, क्योंकि हम pH में भी H+ और OH- आयनों से ही pH का अध्ययन करेंगे। इसी से ही मृदा की pH निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है द्रव्य अनुपाती स्थिरांक। जो है द्रव्य अनुपाती स्थिरांक बराबर क्या होगा कि जल का जो स्थिरांक होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन H+ और OH-। तो मैंने एक शब्द कहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये हमारे बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट जो यहाँ पे जो जिस चीज़ का द्योतक होता है वो होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन, मतलब ये यहाँ कंसंट्रेशन को दिखाता है। जब इसके अंदर H हाइड्रोजन को हम रख देंगे तो H+ को रख देंगे तो ये किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, H की कंसंट्रेशन हो जाएगी। और जब इसके अंदर हम OH रख देंगे तो किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, इसके अंदर OH की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी। मतलब जब बड़ा ब्रैकेट के अंदर H+ और OH- आयन रखे हुए होंगे तो इनकी कंसंट्रेशन ये हो जाएगी। मतलब द्रव्य जो अनुपात है वो H+ और OH- का क्या होता है, गुणनफल होता है। आगे देखिए जल का आयनिक गुणनफल। देखिए मैंने कहा था गुणनफल होता है, तो जल का आयनिक गुणनफल यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जल में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम
आयनिक गुणनफल कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा दोस्तों कि जल के H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता का मतलब यहाँ पे आप लोग जब बड़ा ब्रैकेट लग जाता है तो क्या हो जाती है, यहाँ पे ये सांद्रता हो जाती है। तो इसके ही गुणनफल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल हम कहते हैं। तो देखिए जल के आयनिक गुणनफल को हम Kw से व्यक्त किया जाता है। इसका ये द्रव्य अनुपाती स्थिरांक Kw कहलाता है और H+ और OH- आयनों का गुणनफल ही आप लोगों के आयनिक गुणनफल यहाँ पे कहलाएगा। आयनिक गुणनफल का मतलब होता है आयनों का गुणनफल। तो H+ क्या है, आयन है, और OH- क्या है, यहाँ पे आयन है। तो इनका गुणनफल ही आप लोगों के आयनिक गुणनफल कहलाता है। यदि H+ जो आयन है वो 10 से लेकर के 7 ग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है तो विलयन कैसा होगा, आप लोगों के अम्लीय होता है। दोबारा सुनिएगा दोस्तों कि यदि H+ आयनों की मात्रा आप लोगों के प्रति लीटर जल के अंदर 10 से 7 ग्राम यदि उपस्थित है तो वह जल अम्लीय कहलाता है, और यदि इससे कम होगी तो वो जल कैसा कहलाएगा, आप लोगों के क्षारीय जल कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की बात करते हैं। तो देखिए पीएच का मतलब क्या होता है हमारे कि किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम लघु गुणक के व्युत्क्रम अनुपाती आप लोगों के होता है। मतलब कि किसी भी विलयन के अंदर आप लोगों के यदि 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन यदि आयन उपस्थित है तो उसका व्युत्क्रम लघु गुणक ही क्या कहलाएगा, उसकी पीएच आप लोगों के कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नाम से पीएच जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा रूप क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो पी से हमारे क्या होता है, पावर। क्या होता है दोस्तों, पी से हमारा पावर होता है, और H+ से हमारा होता है हाइड्रोजन आयनों की संख्या। पावर हाइड्रोजन आयन की संख्या ही हमारे पीएच का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पीएच तथा पीओएच का योग हमेशा कितना होता है, हमेशा 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। यदि हम H+ आयनों की संख्या और OH- आयनों की संख्याओं को यदि जोड़ें तो इनका जो मान आएगा वो सदैव कितना आएगा, 14 ही आएगा। कितना आएगा, 14 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या नाम से हमारे पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में हमारे 0 से लेकर के 14 तक ये पाठ्यांक होते हैं, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 ही इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। नेक्स्ट है पीएच प्लस पीओएच का जो मान है वो कितना होगा, यहाँ पे 14 आप लोगों के होगा। नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है वो भी देखते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच मान होते हैं। मतलब जो आप लोगों को पीएच स्ट्रिप दी जाती है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा 11th क्लास में या 12th क्लास में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, बताया होगा कि आप लोगों को पीएच स्ट्रिप दी होगी। तो उस पीएच स्ट्रिप पे आप लोगों के 0 से लेकर के 14 तक पाठ्यांक अंकित रहते हैं। तो उसी से ही हम पीएच को मापते हैं या उसे मेजर किया जाता है। पीएच 7.0 यदि उसके अंदर उपस्थित होगी तो कैसा होगा, वो विलयन उदासीन होगा। यदि उसकी पीएच 7.0 से कम है तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय अम्लीय होगा। और यदि 7.0 से अधिक होगा तो वो विलयन कैसा होगा, आप लोगों के क्षारीय होगा। तो यहाँ पे हम पीएच इसके देख लेते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम कि यहाँ पे आप लोगों का कितना है, 7 पाठ्यांक आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 है यहाँ पे। तो 7 पर मैंने क्या लिख रखा है, न्यूट्रल। और 7 जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा शुद्ध जल का जो मान है वो कितना होता है, H2O का जो मान होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हमारा पीने योग्य पानी होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल आप लोगों के कहलाता है। और एसिडिक जो होते हैं, मतलब एसिडिक का मतलब अम्लीय जो होगी वो अम्लीयता आप लोगों के 6 से 7 से कम, मतलब यदि मान लीजिए 6.9 यदि उसकी वैल्यू है तो वो विलयन कैसा होगा, आप लोगों के अम्लीय कहलाता है। तो इसके नीचे इधर की साइड में यदि लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग जाते हैं तो अम्लीयता आप लोगों की बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आप लोगों की अम्लीयता बढ़ती है। और क्या नाम से इधर 7 से ऊपर जाते हुए 14 की तरफ जाते हैं तो आप लोगों की क्षारीयता बढ़ती है। तो यही आप लोगों के पीएच स्केल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण किस प्रकार से होता है। देखिए, प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है, कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म तथा अधिसूचित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के अपेक्षित अनुपातों का प्रतिशत ही क्या कहलाता है, आप लोगों के बेस संतृप्ति
कहलाता है। तो देखिए मैं इसको अंडरलाइन करके आप लोग बताता हूँ कि एक तो आप लोग जटिल के विनिमय भस्म, क्या है आप लोगों की विनिमय भस्म और अधिशोषित आप लोगों के हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के अपेक्षित अनुपात, मतलब विनिमय भस्म और आप लोगों के हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम अधिशोषित अनुपात जो होगा उनका अनुपात आप लोगों को क्या कहलाएगा, प्रतिशत बेस संतृप्ति आप लोगों के कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कम बेस संतृप्त मृदा कैसी होती है, अम्लीय होती है, मतलब जिसके अंदर बेस की मात्रा क्या, बेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय जो होता है वो बेस होता है। तो बेस को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, क्षारीय क्षार को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये बेस का मतलब बेस संतृप्त मृदा कैसी होती है, आप लोग अम्लीय होती है, तथा अधिक बेस संतृप्त मृदा कैसी होती है, आप लोग क्षारीय मृदा वो कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मिसेल की प्रकृति की। मिसेल की प्रकृति किस प्रकार की होगी वो देखते हैं कि विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की मृदा विलयन को H+ आयन देने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। और इसके कारण ही क्या होता है, उनके pH का मान भी क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। यदि विलयन जो होता है वो H+ आयन त्यागते हैं, देने की क्षमता उनकी क्या होती है, अलग अलग होगी। H+ आयन कम देंगे तो क्या होगी, वो अम्लीय नहीं होगी बल्कि क्षारीय होगी। और H+ आयन वो ज़्यादा देगी तो कैसी होगी, वो अम्लीय प्रकृति की होगी या अम्लीय स्वभाव की वो मृदा आप लोगों की होती है। उदाहरण हम से समझ सकते हैं इसको कि जैसे देखिए कम बेस संतृप्त कार्बनिक पदार्थ अधिक अम्ल विनिमय करते हैं जिससे इसकी pH अधिक होती है। अब देखिए कम बेस संतृप्त पदार्थ क्या करते हैं, अधिक अम्ल विनिमय करते हैं, क्या करते हैं, अम्लों का आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान करने के कारण उनकी pH भी क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। परंतु जब Fe और एल्यूमिनियम आयन जो आयन के हाइड्रोक्साइड होते हैं से अधिशोषित हाइड्रोजन आयन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होगा। यदि Fe मतलब Fe आप लोगों के और आप लोगों को क्या होगा Al, अगर यदि इनका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा, या इनका वियोजन क्या होगा, कम होगा, या इनका आदान प्रदान क्या होगा, कम होगा, तो वो मृदा क्या कहला रही है, आप लोगों के बेस संतृप्त आप लोगों की pH कहलाएगी। मतलब कैसी होगी, वो क्षारीय होगी। कैसी होगी वो दोस्तों, वो मृदा आप लोगों की क्षारीय कहलाती है। नेक्स्ट आता है मृदा pH में मुख्य परिवर्तन। पहला है मृदा pH में परिवर्तन लाने वाले कारकों को दो समूहों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला है अम्ल उत्पादक कारक, वे कारक जो क्या नाम से अम्लों का उत्पादन करते हैं, अम्ल उत्पादक कारक कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जब भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तो उससे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तो उनसे कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्लों का इनसे निर्माण होगा, या दोनों प्रकार के अम्ल इनसे बनते हैं। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है, पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल HCO3 का यहाँ पे निर्माण करती है। और इसके वियोजन के फलस्वरूप H+ आयन क्या होता है, यहाँ से त्यागे जाते हैं और जिससे मृदा क्या हो जाती है, यहाँ पे मृदा अम्लीय हो जाती है और इसकी pH क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है अकार्बनिक अम्ल। जैसे अब अकार्बनिक अम्ल कौन से होंगे आप लोगों के, जैसे H2SO4 आप लोगों के हो गया, HNO3 आप लोगों के हो गया, ये सभी क्या हैं, H+ आयन देते हैं। किस तरीके से देते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप लोग H2SO4 का विघटन करोगे तो H2SO4 का जब विघटन होता है तो H2H+ प्लस SO4 2- यहाँ पे क्या होता है, बनता है। और यहाँ पे ये बनता है तो SO4 2- यहाँ से बन जाएगा और दो H+ आयन हमारे को यहाँ से मिलते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर HNO3 का भी अपघटन होता है। तो HNO3 का अपघटन होगा तो H+ आयन इससे बाहर निकलेंगे प्लस NO3- यहाँ पे ये बनता है। तो इससे भी क्या मिला हमारे को, हाइड्रोजन आयन आप लोगों को मिलता है और हाइड्रोजन आयन ये देते हैं। नम मृदा में वर्षा अधिक होने से क्षारों का क्या हो जाता है, लीचिंग होने के कारण अम्लीयता बढ़ती है। तो दोस्तों मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, यदि नमी युक्त क्षेत्र है या नमी युक्त आप लोगों के क्षेत्र होंगे वहाँ क्या होगी, लीचिंग प्रक्रिया क्या होगी, ज़्यादा होता है। अब लीचिंग प्रक्रिया से क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले भी समझा दिया हुआ है, अभी भी मैं समझा देता हूँ कि क्या नाम से क्या होता है कि मृदा के ऊपर या मृदा की ऊपरी परतों पर क्या होती है, क्षार अम्ल और क्षारीय जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जमते रहते हैं और इनके जमने से मृदा की क्षारीयता क्या हो जाती है,
बढ़ती है और मृदा की क्षारीयता बढ़ने के कारण क्या होती है, यहाँ पे फसल बोई नहीं जा सकती। परंतु यदि इस मृदा के ऊपर यदि आप लोग पानी भर दोगे या पानी डाल दिया जाता है या वर्षा का जल अधिक होता है तो क्या हो जाती है, जो क्षारीय कारक जो होते हैं वो मृदा में मिलकर के मृदा के निचले जो संस्तर हैं या निचले स्तर हैं उनके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण से ऊपरी मृदा जो होती है कैसी हो जाती है, अम्लता को प्राप्त कर लेती है और अम्लीय जो फसलें हैं यहाँ पे उगाई जा सकती है। अम्लता को सहन करने वाली फसलें भी यहाँ पे उगाई जा सकती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लीचिंग प्रक्रिया कहते हैं। मतलब क्षारीय मृदा को अम्लीय मृदा में यहाँ पे लीचिंग प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है और इससे अम्लता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है भस्म उत्पादक कारक। भस्म उत्पादक कारक क्या होते हैं, मतलब वे पदार्थ जो क्षारों का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं, भस्म उत्पादक कारक कहलाते हैं। वह प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्म, अब भस्म जो हैं वो देखिए Ca2+, Mg2+, K+ तथा Na+ के निर्माण को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, इनके निर्माण को क्या करती है, बढ़ाती है। इसी के द्वारा अम्लता में कमी तथा क्षारीयता में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। क्योंकि यहाँ पे H+ आयन नहीं होंगे और H+ आयन नहीं होंगे तो क्या नाम से वो मृदा कैसी होगी, आप लोगों की क्षारीय होगी और क्षारीयता में इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। आगे है भस्म युक्त पदार्थ जैसे चूना पत्थर आप लोग हो गया, सिंचाई जल के में विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जो मृदा की सतह पर अधिशोषित होकर मृदा को क्या करते हैं, क्षारीयता प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादा सिंचाई, जिस क्षेत्र में ज़्यादा सिंचाई होती है और उस क्षेत्र में ज़्यादा सिंचाई होने के कारण जो जल है, जल के अंदर भी क्या हो जाते हैं आप लोग ये क्या नाम से क्षारीय जो कारक है या क्षारीय कारक जो जैसे Ca2+ आयन हो गए, Mg2+ आयन हो गए, एक K+ हो गया, Na+ हो गए, ये क्या होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं उस मृदा के उपले स्तर पर क्या होते हैं, जमते जाते हैं और उस मृदा को कैसे कर देते हैं, ये क्षारीय कर देते हैं, जिसके कारण वो मृदा क्षारीयता को प्राप्त होती है।